हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज है हमारा लेक्चर नंबर 24। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हमारा चैप्टर क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, पहले मैं आपको चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। देखो, पहले जो भी हमने किया है ना चैप्टर्स, उसमें हमने ऑल्टरनेटिव्स कौन से देखे हैं, जो प्राइवेट ऑल्टरनेटिव थे। ठीक है, कोई भी प्राइवेट कंपनी थी जो कि क्या कर रही थी, उसके पास पैसा था, वो इन्वेस्ट कर सकती थी, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, किसी भी चीज में, किसी भी प्रोजेक्ट में कर सकती थी। तो उसमें से वो क्या करते हैं, प्रेजेंट मेथड था, फ्यूचर वर्थ या एनुअल इक्विवेलेंट या रेट ऑफ रिटर्न, किसी भी मेथड से वो देखते थे कि उनका कौन सा जो है ऑल्टरनेटिव वो बेस्ट है, वो कौन सा सेलेक्ट करें। ठीक है, वो हमने सारा कुछ किया प्राइवेट ऑल्टरनेटिव। अब हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक ऑल्टरनेटिव। ठीक है, इसमें क्या है कि प्राइवेट कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, बल्कि पब्लिक ऑल्टरनेटिव्स के लिए कौन सा बेस्ट मेथड होगा, ठीक है, सिलेक्शन का। अब हम देखते हैं कि जो पब्लिक जो भी चीज प्रोड्यूस होगी वो कौन करेगा, गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी स्टेट होगी पब्लिक के लिए वही काम करती है। इसलिए हम क्या इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो आप आगे ये सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेन बस यही है कि अब हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, बल्कि जो गवर्नमेंट है, जो पब्लिक के लिए काम कर रही है, वो देखेगी कि पब्लिक के लिए कौन सा ऑल्टरनेटिव बेटर है। ठीक है, कैसे देखेगी, क्या करेगी, वो आगे हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है, इन evaluating alternatives of private organizations, the criteria is to select the alternative with the maximum profit। ठीक है, इसमें क्या बात आ गई कि आप क्या जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब वो इवैल्यूएट कर रही थी ऑल्टरनेटिव, तो उनको हमेशा क्या चाहिए होता है, जो उनको प्रोवाइड करेगा ऑल्टरनेटिव, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनको क्या चाहिए होता है, उनका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा हो। ठीक है, अब क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन गोल ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, व्हाइल प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज पर स्पेसिफिकेशंस टू देयर कस्टमर। अब इसमें क्या है कि जो भी प्रॉफिट हमें पता है कि कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गोल क्या है कि वो अपने प्रॉफिट को क्या करे, मैक्सिमाइज रखे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे। तो जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, कोई भी सिलेक्शन करती हैं, वो अपना सारा कुछ देख रही होती हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस है और कस्टमर्स को क्या पसंद आएगा, जिनको वो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है, but the same criteria cannot be used by evaluating public alternatives। अब पब्लिक ऑल्टरनेटिव यानी कि गवर्नमेंट पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए कोई काम करती है, तो वो इस ऑल्टरनेटिव में ये नहीं देख सकती गवर्नमेंट कि जी हमें प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा, या कौन से ऑल्टरनेटिव में आ रहा है, नहीं। वो सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का काम होता है। जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, पब्लिक कह रहे हैं, जो आपकी गवर्नमेंट होती है, वो काम होती है, वो हमेशा क्या चाहती है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कॉस्ट कम पड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या फायदा हो, पब्लिक को फायदा हो, उनका बेनिफिट हो, ना कि ये कि हम देख लें कि उनको किस टाइप की चीज चाहिए और बस अपना प्रॉफिट देखते हुए उनको प्रोवाइड कर दी गवर्नमेंट ने, नहीं। ठीक है, तो क्या है कि बट सेम क्राइटेरिया कैन नॉट बी यूज्ड व्हाइल इवैल्यूएटिंग पब्लिक ऑल्टरनेटिव्स। अब उसकी एग्जांपल्स क्या है, पब्लिक ऑल्टरनेटिव में क्या आता है, पीछे तो हमने देखा था जो प्राइवेट ऑल्टरनेटिव्स थे उसमें क्या आ रहा था कि कोई भी जी इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन बनानी है, ठीक है, या कोई मशीन लेनी है, इस तरह की चीजें। पब्लिक में क्या आएगा कि एग्जाम्पल कैसी, कंस्ट्रक्टिंग ब्रिजेस, ठीक है, रोड्स, डैम्स, पब्लिक यूटिलिटीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके पब्लिक ऑल्टरनेटिव होते हैं, जो लोगों के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, ब्रिजेस बना रही है, रोड्स बना रही है, डैम्स बना रही है, ये सब। ठीक है जी। अच्छा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी पब्लिक ऑल्टरनेटिव इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक एट द मिनिमम कॉस्ट। इनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमारी स्टेट वगैरह है, वो क्या चाह रही होती है, पब्लिक को बेस्ट चीज प्रोवाइड की जाए। ठीक है, और कैसे की जाए, एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, ज्यादा खर्चा ना हो, कॉस्ट कम से कम हो,
लेकिन बेनिफिट ज्यादा हो। बेनिफिट क्या है? इन दिस प्रोसेस वन शुड सी वेदर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक एक्टिविटी आर लीस्ट इक्वल टू इट्स कॉस्ट। इसका क्या मतलब है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट है वो पैसे लगा रही है, ठीक है, कॉस्ट लगा रही है, एक तो वो चाहेगी कम से कम मिनिमम कॉस्ट लगे, ठीक है, और उसके बदले में जो लोग हैं उनको जो बेनिफिट है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए, ठीक है, या फिर एटलीस्ट इतना तो हो कि वो आपकी कॉस्ट के इक्वल हो। सही है। वैसे तो ऑब्वियसली सब चाहते हैं कॉस्ट कम लगे, लोगों को बेनिफिट ज्यादा हो जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो एटलीस्ट ये जरूर हो कि कॉस्ट जितनी है उतना बेनिफिट लगे, ठीक है, एटलीस्ट दोनों क्या है, इक्वल हो, उतना जितनी कॉस्ट लग रही है उतना बेनिफिट हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जब गवर्नमेंट कोई पैसे लगाएगी, ठीक है, तो वो क्या चाहेगी कि सपोज उसने किसी चीज पे कोई प्रोजेक्ट है पब्लिक के लिए, पब्लिक प्रोजेक्ट है, उसमें कोई पैसे लगाए, कोई भी कॉस्ट लगाई, तो अब अगर ज्यादा बेनिफिट नहीं भी होता तो ना हो, लेकिन एटलीस्ट इक्वल हो, ये ना हो कि जी कॉस्ट लगे और बेनिफिट कम हुआ, कम ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है कॉस्ट अपनी लगाने का अगर आपको बेनिफिट क्या होता है, कम होता है। अच्छा जी, इफ यस यानी कि अगर इक्वल आ जाता है, एटलीस्ट कॉस्ट और बेनिफिट इक्वल आ जाते हैं, then the public activity can be undertaken for implementation। तो क्या है कि आप वो वाली एक्टिविटी जिसके लिए आपने कैलकुलेट किया, अपना कॉस्ट बेनिफिट किया, एनालिसिस किया, देखा कि एटलीस्ट बेनिफिट और कॉस्ट इक्वल है कि नहीं है, ज्यादा है कम है, अगर एटलीस्ट आपके इक्वल भी आ जाए तो वो वाली एक्टिविटी इम्प्लीमेंट हो सकती है, ठीक है। अगर ऐसा ना होता तो फिर क्या है कि गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को क्या कर देती है, डिस्कार्ड कर देती है, वो प्रोजेक्ट फिर वो नहीं करती, उसकी जगह वो कोई और बेटर ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करती है, ठीक है, अदरवाइज इट कैन बी कैंसिल्ड। There is nothing but taking a decision based on benefit cost ratio given by ये। आपका अब बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कैसे निकालते हो आप? इक्विवेलेंट बेनिफिट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कॉस्ट, ठीक है, जितना आपका बेनिफिट है उतना ही आपने देखना है, कॉस्ट इनका आपस में क्या है, रेशियो निकाल लेना है, बेनिफिट का जो फायदा हो रहा है और जो आपकी कॉस्ट है, ताकि आप चेक कर सको कि ये वाला रेशियो एटलीस्ट इक्वल किसके आता है, ठीक है। वो चीज मैं आपको आगे बताती हूँ कि किसके इक्वल होना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, अब इसमें इन्होंने एक और क्या बात की, द बेनिफिट में अकर एट डिफरेंट टाइम पीरियड एक्टिविटी। अब ऐसा नहीं होता कि आपने एक प्रोजेक्ट देखा कि जी उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतनी होगी, स्टार्ट को इतना होगा तो इतने इतने बेनिफिट्स तभी हो जाएंगे, नहीं, बेनिफिट्स या फिर कॉस्ट क्या है, आहिस्ता आहिस्ता विद डिफरेंट टाइम पीरियड्स क्या होती हैं, चेंज होती हैं, ठीक है। बेनिफिट्स में अकर एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स ऑफ पब्लिक एक्टिविटी। अगर वो पब्लिक एक्टिविटी सपोज 5 साल की थी तो हो सकता है बेनिफिट क्या है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में हो, एकदम ही शुरू में ना हो जाए, या ये नहीं है कि एकदम शुरू में बिल्कुल ही नहीं है और तो आप कहें कि जिसको डिस्कार्ड कर देना, नहीं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन, अब हमें कंपैरिजन तो करना है, हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे कि इनको कन्वर्ट कर देंगे एक कॉमन टाइम बेस में, ठीक है। इसका क्या मतलब है कॉमन टाइम बेस? अब आपको नहीं पता, एक प्रोजेक्ट है, सपोज जो प्रोजेक्ट ए है उसमें कहीं फायदा जाके होगा किसी एंड स्टेज पे, ठीक है, और जो आपका प्रोजेक्ट बी है उसमें कहीं फायदा मिड में होगा, तो आप कैसे दोनों को कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंपैरिजन को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे एक कॉमन टाइम बेस में। कॉमन टाइम बेस का क्या मतलब है कि एक कोई सेम आपने टाइम बेस ले ली, या तो प्रेजेंट वर्थ ले ली दोनों की, उनको आपने कंपेयर कर दिया, या तो दोनों प्रोजेक्ट्स की फ्यूचर वर्थ ले ली, उन्हें कंपेयर कर दिया, या तो एनुअल इक्विवेलेंट ले लिया और उन्हें कंपेयर कर दिया। लेकिन जो चीज लोगे, जैसे अगर आप ए प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वर्थ देख रहे हो तो बी की भी फिर क्या है, ये प्रेजेंट वर्थ देखोगे, एक ही चीज क्या है, आपने दोनों की सेम निकाल ली, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें ऑल्टरनेटिव जरूरी नहीं है कि 2 हों, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 के बीच में भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो सबको क्या है, आपने कॉमन टाइम बेस देते हैं। अच्छा, अब क्या है कि similarly the cost consists of initial investment and yearly operation and maintenance cost। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपकी जो कॉस्ट हैं वो भी क्या है, उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट आती है, आपकी ईयरली ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, ठीक है। ये सारी कॉस्ट ही है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो वो कॉस्ट है जो शुरू में आपको बिल्कुल, और ईयरली ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कौन सी है, जो आपको हर साल अपनी किसी भी प्रोजेक्ट के मेंटेनेंस वगैरह के लिए कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। दीज आर टू बी कन्वर्टेड टू अ कॉमन टाइम बेस एज डन इन इक्विवेलेंट बेनिफिट। अब आप क्या करोगे कि आपकी जो भी आएंगे कॉस्ट है ये सारी, इनको भी आप क्या करोगे, कॉमन टाइम बेस दे दोगे, ठीक है। एक तो जो बात हो गई जो मैंने आपको अभी शुरू में बता दी कि ऑल्टरनेटिव्स के बीच में क्या है कि सारों के लिए प्रेजेंट वर्ड निकालोगे, फ्यूचर वर्ड निकालोगे। एक तो पॉइंट ये भी हो सकता है। दूसरा, इस सेंस में ये इन्होंने लिखा हुआ है कि आपके जो बेनिफिट्स हैं वो डिफरेंट टाइम पीरियड पे अकर करेंगे, यानी कि बेनिफिट एक टाइप का तो नहीं होता ना, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स होते हैं। एक तरफ तो चलो मैंने आपको जो बता दिया वो इस तरह है कि 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं, दोनों को जो बेनिफिट्स हो रहे हैं वो डिफरेंट टाइप पे हो रहे हैं, तो आपने एक तो उनको सही कर लिया, इक्वल कॉमन कर दिया। इधर किस सेंस में लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, जो आपकी एक ही एक्टिविटी है, सपोज अभी हम 2 की नहीं बात कर रहे या 3 की नहीं कर रहे, किसी एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी में क्या होता है कि सपोज वो 5 इयर्स की है, तो एक टाइप का कोई बेनिफिट शुरू में हो जाता है, कोई और बेनिफिट थोड़ा एंड में हो जाता है, तो उन सारों को आपने क्या करना है, एक की कॉमन टाइम बेस बना। इसी तरह देखो, कॉस्ट आपकी एक तो इनिशियल जो आपको कॉस्ट पड़ेगी, फिर ईयरली वगैरह पड़ेगी, तो इन को आपने क्या करना है, एक कॉमन टाइम बेस में ले आना है, ठीक है। नाउ द रेशियो बिटवीन द इक्विवेलेंट बेनिफिट्स एंड इक्विवेलेंट कॉस्ट इज नोन एज द बेनिफिट कॉस्ट। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि आपकी जो भी अब इक्विवेलेंट बेनिफिट्स और इक्विवेलेंट कॉस्ट के बीच में रेशियो आएगी, ठीक है, वो आपकी क्या हो जाएगी, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल ये चीज थी, ये हमने यहाँ पे निकाल ली। इफ दिस रेशियो, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि आप सेलेक्ट कैसे करोगे कि कौन सा ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। अगर ये रेशियो एटलीस्ट 1 होती है तो पब्लिक एक्टिविटी जस्टिफाइड है, वरना नहीं है। इसका क्या मतलब है कि किसी गवर्नमेंट ने अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, उसने देखा कि उसका जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है वो क्या आता है, ठीक है। अगर वो 1 भी आ जाए, 1 का क्या मतलब है, सपोज कॉस्ट 50 थी, बेनिफिट्स भी क्या है 50 आए हैं रुपीज, ये तो बहुत ही कम है और वो भी एक लार्ज स्केल के लिए, लेकिन ये सिर्फ एक वैसे आपको एग्जांपल है। चलो आप लाख कर लो, ठीक है, 1 लाख कॉस्ट है, 1 लाख बेनिफिट हुआ, ठीक है। इक्वल आए दोनों चीजें, तो जब इनको आप कैंसिल करोगे आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो एटलीस्ट 1 तो आना ही चाहिए। अगर 1 से ज्यादा आता है उसका क्या मतलब है कि कॉस्ट कम थी, बेनिफिट ज्यादा हुआ। आपको पता होगा डिनोमिनेटर जब भी छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो आपका ये जो रेशियो है उसका आंसर ग्रेटर देन 1 आता है। वो भी हो सकता है, बस शर्त ये है कि लेस देन 1 ना हो। अगर लेस देन 1 आएगा तो उसका मतलब क्या है कि आपका डिनोमिनेटर बड़ा था और आप नहीं चाहते कि आपकी कॉस्ट बड़ी हो, यानी कि कॉस्ट ज्यादा हो और बेनिफिट क्या हो, कम हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है। टोटल जो इसमें है वो क्या है कि आपने सिर्फ देख लिया कि आपकी जो भी है, जो पब्लिक है वो ऑल्टरनेटिव देखना चाह रही है, वो अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं देखेगी बल्कि लोगों का बेनिफिट देखेगी और देखेगी कि लेस जो है कॉस्ट आए। वो हम किस तरीके से निकाल लेंगे, बीसी रेशियो से निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने देखना है कि रेशियो एटलीस्ट 1 तो हो ही हो, या ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 1 से कम ना। तो अगर एटलीस्ट 1 या अबव होगा तो हमारी जो भी पब्लिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, जस्टिफाइड है, ठीक है, वो कर सकते हैं। अदरवाइज जस्टिफाइड नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट को वो वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं करना चाहिए,
क्योंकि उस प्रोजेक्ट में जो ग्रेटर लेस देन 1 है उसमें बेनिफिट कम है और कॉस्ट ज्यादा आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, मैं एक दफा रिकॉर्डिंग का चेक कर लूँ। ठीक है, अच्छा अब देखो इधर क्या गिवन है कि इन्होंने डिफरेंट ये चीजें बता दी। ये इन्होंने क्या बताई कि आपको, जिस तरह मैंने बताया है कि एक कोई टाइम पीरियड ले लेना है। अगर आप बेनिफिट्स ले रहे हो या कॉस्ट ले रहे हो दो प्रोजेक्ट्स की, तो वो आप क्या करोगे, किसी एक टाइम पीरियड के लिए ले लो। या तो प्रेजेंट वर्थ ही ले लो सारों की, या फ्यूचर वर्थ ले लो, या एनुअल ले लो। ठीक है, तो ये उसके लिए क्या है, डिफरेंट एब्रीविएशन है। सबसे पहले क्या है, बीपी, प्रेजेंट वर्थ ऑफ द टोटल बेनिफिट। ठीक है, जो भी बेनिफिट्स हैं उनकी प्रेजेंट वर्थ निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा ना कि हमने क्या करना है, उनको डिफरेंट टाइम पीरियड के बजाय एक किसी में कन्वर्ट कर देना है टाइम बेस में। ठीक है, या प्रेजेंट पे कर दो सारों को, या फ्यूचर में कर दो सारों को, या एनुअल इक्विवेलेंट कर दो। तो बीपी क्या है, प्रेजेंट वर्थ। बी एफ क्या है कि अगर हम क्या करें, बेनिफिट्स की फ्यूचर वर्थ देखें। ठीक है, बी ए क्या है कि अगर हम जो बेनिफिट्स हुए हैं टोटल उनकी एनुअल इक्विवेलेंट देखें। ठीक है, टी क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आपकी बिल्कुल शुरू पे जो आपकी कॉस्ट आई इनिशियल, ये वो है। ठीक है, पी प्रेजेंट वैल्यू भी इसको कह सकते हैं। पी एफ क्या है, फ्यूचर वर्थ ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट को भी, जिस तरह बेनिफिट की आपने प्रेजेंट वर्थ निकाली थी, फ्यूचर वर्थ या एनुअल इक्विवेलेंट, उसी तरह इनिशियल इन्वेस्टमेंट की भी निकाल लेनी है। ठीक है, ये क्या है, फ्यूचर वर्थ ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट या फिर एनुअल इक्विवेलेंट ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब जो इनिशियल आपने इन्वेस्टमेंट की, पैसे लगाए, उनको इन्होंने कॉस्ट नहीं कहा, सी नहीं लिखा, ताकि एक डिफरेंस रहे कॉस्ट के बीच में और जो आपकी प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, उसके बीच में। ठीक है, सी क्या है, आपकी जो ईयरली कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आती है। हमें पता है कि कोई भी जब प्रोजेक्ट होगा उसको मेंटेनेंस भी चाहिए होगी ओवर द ईयर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उसकी जो ईयरली कॉस्ट आएगी वो हमने कैसे लिखी, सी। सी पी क्या है, प्रेजेंट वर्थ ऑफ ईयरली कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, ये क्या है, पी साथ लगा है तो आपको पता चलेगा। अगला क्या है, सी एफ है, तो आपको पता है कि ये ईयरली कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो कि सी है उसका एफ है, यानी कि फ्यूचर वर्थ है। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल सिंपल सी एब्रिविएशंस हो गई। बेनिफिट को हमने देख लिया, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, एनुअल में। हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर एनुअल में देख लिया, अपनी कॉस्ट को प्रेजेंट में देख लिया और फ्यूचर में देख लिया। अब हम देखते हैं जो हमारा बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है उसके बारे में। यहाँ इन्होंने क्या लिख दिया है, बीपी डिवाइडेड बाय पी प्लस सी। अब ये आपका क्या है, ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको ऊपर बताया है, जो कि क्या है, आप इक्विवेलेंट बेनिफिट्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कॉस्ट निकाल लेते हो। ठीक है, इक्विवेलेंट कैसे, हमने देख लिया कि हमने इन्हें इक्वेट कर दिया है सारों को, आप एक उस पर ले आए हो डेटा जो टाइम इनकी बेस है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बेनिफिट्स थे, बेनिफिट अभी देखो प्रेजेंट वाला हम देख रहे हैं, तो ये प्रेजेंट वाले जो बेनिफिट्स हैं डिवाइडेड बाय पी प्लस सी पी। प्रेजेंट वाली जो आपकी ईयरली मेंटेनेंस है प्लस पी, यानी कि जो आपकी इनिशियल क्या है, इन्वेस्टमेंट है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ही ना। इसलिए जब आपको पता है कि बेनिफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट होता है तो आप उसको कॉस्ट में ही लाएंगे जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो कॉस्ट ही है। तो उसको आप ऐड करोगे, ईयरली जो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, तो ये पूरी जो बेस है आपकी, ये क्या है, ये कॉस्ट है, और उसके ऊपर क्या है आपका बेनिफिट है। तो ये आपका हो गया बेनिफिट कॉस्ट रेशो। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है कि उन्होंने क्या किया कि ये इक्वल है। अगर आप ऐसे रेशो निकाल लो, ऐसे निकाल लो। अगर फ्यूचर अब आप निकाल रहे हो कि बेनिफिट की फ्यूचर वर्थ या इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जो फ्यूचर वर्थ थी, या फिर ईयरली जो मेंटेनेंस या ऑपरेशन कॉस्ट थी उसकी फ्यूचर वर्थ, तो ये सारे फ्यूचर के हैं, ऊपर बेनिफिट आएगा, नीचे कॉस्ट आएंगी। या ऐसे निकाल लो, ये भी इक्वल यही चीज है। या फिर ये किसके इक्वल है, आप सारे को क्या कर लो, किस में कन्वर्ट कर लो,
ये दोनों 3 चीजें लिखी हुई है ना, ये किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर सारों को आपने एनुअल इक्विवेलेंट में अगर कर दिया तो यहाँ हम देखते हैं कि ये भी उसके इक्वल ही है। देखो BA डिवाइडेड बाय PA प्लस C, ये आपको पता है एनुअल जो आपकी ईयरली है, इसलिए इन्होंने साथ A नहीं लगाया क्योंकि वो ऑब्वियस है, ठीक है। यहाँ पे P नहीं लगाया क्योंकि ऑब्वियसली आपकी क्या है, प्रेजेंट ही है जो इनिशियल कॉस्ट है, ठीक है। तो ये A वाले सारे क्या हो गए, ये बेनिफिट्स हो गए, एनुअल आपने निकाल लिया एनुअल इक्विवेलेंट तरीके से, और ये आपकी सारी कॉस्ट हो गई। तो ये आपका बेनिफिट कॉस्ट रेशो हो गया। अब ये रेशो किसी भी तरीके से निकाल लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये क्या है, आपस में इक्वल ही है। तो ये आपका क्या था, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था जिसमें हमने देख ली कि पब्लिक ऑल्टरनेटिव्स की इवैल्यूएशन कैसे होती है, ठीक है। वो प्राइवेट से डिफरेंट कैसे है, इसका रेशियो क्या है, अब इसको हम सेम कैसे करेंगे, ठीक है, ये भी आगे आएगा। कॉमन टाइम बेस वाली बात, ठीक है, होना क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, 1 से कम होगा तो क्या होगा, वो सारी चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और ये सारा आपका क्या है, डिफरेंट एब्रीविएशंस गिवन है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। और ये एंड में उन्होंने आपको क्या बता दिया, अपना रेशो कि आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक तो जनरल इसका फॉर्मूला था जो हमने ऊपर देख लिया, अब ये कैसा तरीका है कि अगर आपने उसको क्या करना है, टाइम बेस सेम करनी है। अब आप प्रेजेंट की निकाल लो, फ्यूचर की निकाल लो BC रेशो, या एनुअल इक्विवेलेंट की BC रेशो निकाल लो, वो सारी आपस में क्या है, इक्वली है। तो ये आप डिपेंड करेगा, आप देखोगे न्यूमेरिकल्स में कि आपको कौन सा डेटा क्या गिवन है और किसको मतलब के सारों को फ्यूचर उनकी निकालनी गिवन है या प्रेजेंट गिवन है, जो भी है, अगर एक आध का नहीं गिवन, बाकी सारी चीजें फ्यूचर की गिवन है लेकिन इसकी सपोज नहीं गिवन, तो आप इसकी निकाल लोगे और क्या करोगे, सारों को फ्यूचर के तरीके से कैलकुलेट कर लोगे और इस फॉर्मूला में पुट कर लोगे, जो कि जनरल आपका बेनिफिट कॉस्ट रेशो का फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि ये है। तो ये क्या है, आपका हो गया बेनिफिट कॉस्ट रेशो भी इसमें आ गया सारा इंट्रोडक्शन, और एवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक ऑल्टरनेटिव्स भी हो गए। अब हमने क्या करना है, इस सारे की एग्जाम्पल्स करनी है, न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहली एग्जाम्पल देखें क्या है। In a particular locality of a state, the vehicle users take a roundabout route to reach certain places because of the presence of a river. अब उन्होंने क्या बताया कि कोई भी एक लोकेलिटी है स्टेट की, ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी है, उसमें सारे भी जो भी व्हीकल यूजर्स हैं उनको एक राउंड अबाउट रूट लेना पड़ता है। क्यों राउंड अबाउट रूट लेना पड़ता है सर्टेन प्लेसेस पे पहुंचने के लिए, क्योंकि बीच से क्या गुजर रहा है, रिवर गुजर रहा है, वहां पे एक रिवर है, ठीक है। अब क्या है कि दिस रिजल्ट्स इन एक्सेसिव ट्रेवल टाइम एंड इंक्रीज्ड फ्यूल कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप डायरेक्टली एक जगह पे नहीं पहुंच सक रहे, पूरा राउंड अबाउट से या घूम के आपको आना पड़ता है, तो आपका ट्रेवल टाइम भी ज्यादा हो जाता है, एक्सेसिव हो जाता है, ठीक है। और जो आपकी फ्यूल की कॉस्ट है वो भी क्या है, फिर ऑब्वियसली फ्यूल ज्यादा लगेगा तो कॉस्ट आपको क्या पड़ेगी, ज्यादा पड़ेगी, तो इंक्रीज्ड फ्यूल कॉस्ट भी है। So the state government is planning to construct a bridge across the river. तो जो भी state government है वो क्या कर रही है, वो प्लान कर रही है कि रिवर के ऊपर से क्या है, ब्रिज ब्रिज गुजार दें, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करें, ताकि लोगों का टाइम भी कम लगे और क्या है, उनकी फ्यूल का भी ज्यादा खर्चा ना आए। अब ये गवर्नमेंट किसके लिए कर रही है, अपने प्रॉफिट के लिए कर रही है, नहीं। गवर्नमेंट का काम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो और बेनिफिट हो लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये क्या ब्रिज बनाना फायदेमंद है कि नहीं है। अभी ये वो एग्जांपल नहीं हो रही कि हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स देख रहे हैं कि या तो वो ब्रिज बना दे या वो कोई और काम कर ले, तो ऑल्टरनेटिव्स के बीच में हम नहीं देख रहे, बल्कि सिंपल हम सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस है कि क्या ये प्रोजेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या ब्रिज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अब क्या है, the estimated initial investment for constructing the bridge is 40 lakh। सबसे पहले हमें पता चल गया कि हमारा P जो है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है
वो ब्रिज की क्या होगी 40 लाख होगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, ये ऊपर सारी एब्रिविएशंस गिवन है तो यहाँ से याद रखनी है, वो क्या है आपकी पी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा जी, 40 लाख रुपीस क्या हो गई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई। एस्टिमेटेड लाइफ ब्रिज की कितनी है, टोटल जो है वो 15 ईयर्स है। हमें पता है लाइफ क्या होता है, एन होता है, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 15 ईयर्स है, यानी एन हमारा क्या है 15 ईयर्स है। ठीक है, एनुअल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है 1,50,000। अब हमें पता है एनुअली यानी कि जो हर साल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी 1,50,000। तो यहाँ हमने लिख दिया कि हमारी एनुअल ऑपरेशन और मेंटेनेंस क्या है 1,50,000 है। उसके बाद क्या है, द वैल्यू ऑफ फ्यूल सेविंग्स ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज इज, अब क्या है ये फायदा है, ये चीज कॉस्ट में नहीं आएगी बल्कि बेनिफिट में आएगी, क्योंकि लोगों को क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज का फायदा हुआ। तो यही वो बेनिफिट्स हैं जो कि गवर्नमेंट देखती है अपने, जो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती है। ठीक है, या ये क्या है बीसी रेशो देखती है कि बेनिफिट्स क्या क्या हो रहे हैं। एक बेनिफिट हमारा यहाँ पे क्या है कि फ्यूल सेव हो रहा है। कितना फ्यूल सेव हो रहा है ब्रिज का बनने से, ₹6 लाख इन द फर्स्ट ईयर। अब यहाँ पे मेंशन्ड है इन द फर्स्ट ईयर, तो हमें पता है कि ये हमारा क्या है A1 है। ठीक है, ये क्या है फर्स्ट ईयर में ₹6 लाख हो गया। एंड इट इंक्रीजेस, यानी कि जो सेविंग है, जो बेनिफिट है, वो हर साल इंक्रीज भी हो रहा है। ठीक है, किस तरह इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट कितना आ रहा है बाय 50,000 एवरी ईयर देयर आफ्टर टिल द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द ब्रिज। ठीक है, तो ये हमारी क्या चीज है, अगर हमें पिछला सारा सही से याद है तो ये क्या है जी है। ठीक है, जो भी हमें इक्वल इंक्रीमेंट हुआ था बाकी सारे जो फॉलोइंग ईयर्स थे पहले साल के बाद सारों में कितना है वो होता जा रहा है 50,000 का। ये क्या है हमारा जी हो गया। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट हमें पता चल गई कितनी है 15 ईयर्स। फिर क्या आया, चेक वेदर द प्रोजेक्ट इज जस्टिफाइड बेस्ड ऑन द पीसी रेशो। अब हमें चेक क्या करना है कि जो हमारा बेनिफिट कॉस्ट रेशो है वो हमने निकालना है और हमने देखना है कि प्रोजेक्ट जस्टिफाइड है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा, अगर हमारी जो रेशो है वो या तो इक्वल टू 1 हो या 1 से थोड़ा ऊपर हो, ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, assuming the interest rate of 12%, इंटरेस्ट रेट हमें कितना मिल गया 12% हो गया हमारा इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी, अच्छा अब क्या है कि हमें कैश फ्लो डायग्राम हमने प्रोजेक्ट की बना दी। कैश फ्लो डायग्राम में क्या है, यहाँ पे आपका पी आ जाएगा, जो भी आपका क्या है इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो आ जाएगी। ठीक है, वो आपकी क्या थी 40 लाख। यहाँ आपका क्या हो गया 6 जो लाख था वो फर्स्ट ईयर में हो रहा था A1 में फायदा। ठीक है, फ्यूल सेविंग आहिस्ता आहिस्ता क्या है इंक्रीमेंट होता जाएगा हर साल 50,000 का। तो हमने देखा 50,000 हुआ, अगले साल में क्या है हम उससे हमें पता है मल्टीप्लाई कर देते हैं, डबल कर देते हैं अगले साल में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है पहले 50,000 था, उससे अगले साल क्या हो गया 1 लाख हो गया, और इस तरह क्या है ये इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई फ्लो डायग्राम हो गई। अब हमने क्या करना है, आंसर निकालना है, अपना बीसी रेशो निकालना है। और वो हम रेशो कैसे निकालेंगे, पूरी हम क्या करेंगे कैलकुलेशंस करेंगे कि क्या हमें इसको प्रेजेंट वाले तरीके से निकालना है या फ्यूचर वाले तरीके से निकालना है या एनुअल वाले तरीके से निकालना है रेशो, और फिर उसको क्या है फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया पहला लेक्चर। ठीक है, लेक्चर नंबर 24। ठीक है, अब जो लेक्चर नंबर 25 है वो आपकी इसी की ही कॉन्टिन्यूएशन है, जिसमें क्या होगा आपका यही चैप्टर के
सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, एग्जाम्पल्स ही होंगी उसमें सिर्फ, ठीक है। डिफरेंट हम एग्जाम्पल्स करेंगे। ये वाली एग्जाम्पल भी मैंने आपको मेन बता दिया इंट्रोडक्शन के साथ ही, ताकि आपको समझ आ जाए। इसके बाद क्या है, हम सारी एग्जाम्पल्स करते हैं और देखते हैं कि उनका सोल्यूशन कैसे होता है, वो सॉल्व कैसे होती हैं, ठीक है। ये आपकी सारी एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये हम देखते हैं कि सॉल्व कैसे होंगी, और एंड में आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि कौन सा ऑल्टरनेटिव आपके लिए बेस्ट है, ठीक है जी। अच्छा चलें, ठीक है, फिर ये क्या है, हम नेक्स्ट वाली लेक्चर में करते हैं उसकी कंटिन्यूएशन में। थैंक यू।